नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर पॉलिटी पीवाईक्यू 2026 को देखने वाले हैं, यानी कि 2013 से 2025 का जो हमारा टारगेट था यूपीएससी प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की सीरीज को चलाने का, उसमें हमने पॉलिटी को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। बस अब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम को 6 बजे ये सीरीज आती है। इसके बाद अब जो आपका जो भी नेक्स्ट मंडे आएगा उसमें 2025 का जो है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी कि पॉलिटी पूरा 2013 से लेके 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम यहाँ पर 2024 के पीवाईक्यूज को यहाँ पर देखने वाले हैं। आज मैं डायरेक्ट इन प्रश्नों को लिखा है। पहला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के द्वारा कितनी परिसीमन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन जो है डेलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है? 1, 2, 3 और 4। इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही लगता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 बार गठन किया गया है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर 4 बार एक्सप्लेनेशन क्या है? डेलिमिटेशन का जो मतलब है वो किसी देश में विधायी निकाय वाले क्षेत्रों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं या क्षेत्र तय करने की प्रक्रिया होती है। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जैसे 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर परिसीमन और लोकसभा सीटों का जो पुनर्निर्धारण है वो आर्टिकल 82 और 170 कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं जो है फिर से निर्धारित की जानी चाहिए। परिसीमन आयोग का गठन संसद के कानून से होता है। लोकसभा सीटों का इतिहास अगर हम देखें तो 1951 में जनगणना में 494 सीटें थी, 1961 में 522 सीटें और 1971 की जनगणना में 543 सीटें देखने को मिली थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, जिसमें 4 परिसीमन आयोग गठन किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में। कभी कभी ना ये ब्लर हो जाता है कैमरा। ओके फाइन, अब ठीक रहेगा। 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल किया गया है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, चौथा मैथिली इसमें नहीं है। आइए समझते हैं 8वीं अनुसूची के में क्या है। पहले तो इन बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जरूरी नहीं सेम टू सेम आए, एक्सप्लेनेशन से भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं। वे भाषाएं शामिल है जिन्हें संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई। वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर आपकी सारी लिखी हुई हैं। संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई जो नई और भाषाएं, जैसे कि सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, उड़िया का नाम बदलकर जो है ओडिया 96 अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में किया गया था, ध्यान रखना है। इसलिए दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर ऑप्शन ए 1, 2, 3 था, यानी कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जो है 71वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, मैथिली को नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर पार्टी दी गई है, यहाँ पर उनके नेता, पहली पार्टी भारतीय जनसंघ, फिर समाजवादी पार्टी, दूसरा, और पार्टी के नाम अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है टाइपिंग में एरर हुआ है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और स्वतंत्र पार्टी। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? अब देखिए प्रश्न मुझे ढूंढना पड़ेगा, केवल 1, केवल 2। लाइए मैं प्रश्न देख लेती हूँ इसका। चलो इस पे एक्सप्लेनेशन से समझने का प्रयास करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन से हम डायरेक्ट देखते हैं, प्रश्न भूल जाइए भी, फिर एक्सप्लेनेशन को समझिए। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। जैसे भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संबंधित राजनीतिक दल से थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी समाजवादी पार्टी से नहीं, बल्कि किससे थे? स्वतंत्र पार्टी से थे। अब इसके बाद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जो गठन है 1977 में हुआ, जगजीवन राम द्वारा किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे और उनका निधन 1956 में हो गया, जबकि स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना है 1959 में हुई थी।
प्रश्न का वो आधा हिस्सा यहाँ पर मेरे ख्याल से टाइपिंग में एरर हुआ था, मुझे देखना चाहिए था, लास्ट मोमेंट पे बना है इसलिए टाइम लगने के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? क्या पूछ रहा है? सही है। नगर पालिकाओं की शक्ति, पहला कथन, नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित प्रावधान जो प्रोविजन है संविधान के भाग 9A में दिए गए हैं। दूसरा कथन कहता है आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 8 में दिए गए 18 में 18 में दिए गए हैं। संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान भाग 20 में दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा मेरे ख्याल से, पहला और तीसरा करेक्ट होगा। देखते हैं कौन सा सही है। माफी चाहती हूँ, पहला और दूसरा और तीसरा ठीक है, चौथा डी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, यानी कि तीनों कथन ठीक है। ये समझते हैं। इसमें देखिए कह रहा है संविधान का जो भाग 19A है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रोविजन है, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही था क्योंकि भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल ध्यान रखना है 52 से 360 तक के रूप में बताया गया है। इसमें प्रोविजन है असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को विशेष अधिकार प्रदान करता है ये। तीसरा कथन भी सही था क्योंकि संविधान का भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित प्रोविजन से जुड़ा है। संसद अपनी संविधान निर्माण शक्ति जो कॉन्स्टिट्यूट पावर है उसके अंतर्गत इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रोविजन में जोड़, परिवर्तन और निरसन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर तीनों कथन आपके करेक्ट थे। और चौथा कथन अगला प्रश्न है आपका आज का, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है। ऑप्शन बी, अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है। ऑप्शन सी, अंतरराज्यीय संगरोध यानी कि क्वारंटीन संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है। ऑप्शन डी, निगम कर यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका मे बी यहाँ पर बी होना चाहिए, सी है। ठीक है, सी है यहाँ पर, अंतरराज्यीय संगरोध एक क्वारंटीन संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है भारतीय संविधान के अनुसार। और पहला कथन गलत था क्योंकि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अंतरराज्यीय प्रवासन भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। विकल्प सी भी सही था क्योंकि अंतरराज्यीय संगरोध जिसको इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। विकल्प डी गलत था क्योंकि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट का विषय है, ना कि राज्य सूची का विषय, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि यहाँ पर भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सुप्रीम कोर्ट के निजता राइट टू प्राइवेसी को रखा गया? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए कैसे? भारतीय संविधान में निजता का अधिकार सीधा उल्लेख नहीं दिया गया है, तो अपने आप में एक प्रश्न का उत्तर है ये। ठीक है, लेकिन न्यायालयों ने इसकी व्याख्या अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत किया है। स्पष्ट है। 2017 में जो के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से फैसला दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है और भाग 3 की स्वतंत्रताओं से जुड़ा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार पूरा नहीं है, यह उचित प्रतिबंधों के अधीन ही आता है। इसलिए हमारा कथन यहाँ पर ऑप्शन डी 21 सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी प्रोविजनल अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है यहाँ का इस प्रश्न का। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि संविधान की सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें आयोजित की गई थी। फ्रांसीसी परंपरा कहती है कि सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी यानी कि अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कहता है कि किसी राज्य में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के रूप में मान्यता देना और घोषित करना राज्य के राज्यपाल का कार्य होता है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा है, किसी एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित कोई समुदाय दूसरे राज्य में आवश्यक नहीं है कि अनुसूचित जनजाति ही हो। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ पर ठीक है। पहला कथन आपका गलत है, दूसरा कथन ठीक है। आइए समझते हैं पहला गलत क्यों है। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स जो है घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि राज्यपाल के पास, ठीक है। और राज्य के मामलों में जो प्रेसिडेंट है वो ये कार्य राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। यानी दूसरा कथन तो ठीक था, वो हमने समझा क्यों है, तो इसलिए ऑप्शन 2 केवल 2 हमारा ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी उपबंध में किस प्रकार का संशोधन कर सकती है? सिंपल है, ध्यान देना है। जैसे उसमें एडिशन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, रिपील कर सकती है। तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई थिंक तीनों होंगे क्या? हाँ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों कथन 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी उपबंध में किस प्रकार संशोधन कर सकती है? एडिशन भी कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, रिपील निरसन भी कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 जो भाग 20 के अंतर्गत आता है वो कहता है कि संविधान में किसी भी बात के बावजूद संसद यानी कि पार्लियामेंट अपनी संविधान निर्माण शक्ति जो कॉन्स्टिट्यूट पावर है उसका प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रोविजन में जोड़ना, परिवर्तन करना या फिर निरसन के माध्यम से संशोधन, अमेंडमेंट कर सकती है। इसलिए विकल्प 1, 2, 3 तीनों पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, आज हमने यूपीएससी के PYQ 2024 के पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि आज क्या है, आपका फ्राइडे है और ये सीरीज आपकी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आती है शाम को 6 बजे, जिसमें हम पॉलिटी कर रहे थे 2013 से लेके 2025। यानी कि अब जो मंडे आएगा नेक्स्ट उसमें हम 2025 का पॉलिटी को सॉल्व करेंगे, PYQs को जो यूपीएससी के हैं। इसके बाद मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अब जो आपके PYQs लाए जाए वो सब्जेक्ट वाइज लाए जाए, कमेंट में बताइएगा, या फिर पूरे ईयर वाइज लाए जाए कि 2013 का उठाया एक बार पेपर, उसमें सारे विषय पढ़ा दिए, फिर 2014 का उठाया सारे पेपर पढ़ा दिए। ऐसे पढ़ाऊँ या सेपरेटेड पढ़ाऊँ कि 2013 में जो हिस्ट्री के पहले उनको पढ़ा दूं, ज्योग्राफी के उनको पढ़ा दूं, किस प्रकार से आप चाहते हैं? कुछ इस प्रकार से मैंने सोचा है। बाकी आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर कई सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, जैसे ट्यूसडे सैटरडे को आपका आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपका PYQs आ रहे हैं, वहीं आपका जियो पॉलिटिकल के डेली एक करंट अफेयर्स का एक न्यूज़ आता है, उसको ज़रूर देखिए। साथ में शॉर्ट सीरीज भी आ रही है। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।